Hello, very good morning. Hello, everyone. Very good morning, Sakshi, Kumkum, Krishna, Payal, Shruti. I'm very much good. Thank you. Hope you all are doing very well. I'm also very happy to meet you with you guys again. I'm very much good, Yash. Thank you. Very good morning, Rajesh, Sonia, Shanavas, Tanisha. चलिए, let's start. Let's start. ओके, वेरी गुड मॉर्निंग अभिनव, तुषार, आदित्य. चलिए शुरू करें. वी नो दैट वाई वी आर हियर टुडे. क्यों आए हैं हम लोग यहाँ पे, हमें पता है. हमने अभी तक जितनी भी बातें सारी पढ़ी हैं उसको वापस से एक बहुत ही क्विक रिवीजन करने के लिए हम लोग यहाँ पे वापस आए हैं. एंड आई होप कि जो चीज़ें हमने आपको बताई थी वो आपको याद होंगी, क्योंकि रिवीजन का मतलब तभी है जब आपको थोड़ा बहुत कुछ आता हो. अगर मैंने आपको घंटे 2 घंटे कुछ भी बोला और आपको नहीं आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. हम कोशिश करेंगे कि पहला पार्ट आज कर लेंगे. उसके बाद एक क्लास और लेंगे जिसमें हम नेक्स्ट जितनी भी बातें बची होंगी उसको कवर करेंगे. तो अभी जो मेन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, हम कोशिश करेंगे कि 20 मार्क्स, अराउंड 20 मार्क्स का पेपर जो भी आपका आता है उसको हम अभी रिवाइज करेंगे. और जो भी आपका 20 मार्क्स का अलग पेपर आता है या एक्स्ट्रा जो भी ऑप्शंस के साथ आता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ कम्युनिकेशन. लेट्स स्टार्ट विथ कम्युनिकेशन. ये याद है चैप्टर आपको बड़े अच्छे से, हमने इसको याद भी किया है, सीखा भी है. तो चलिए फटाफट से, आपके पास सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं. यू हैव ऑल द पीडीएफ्स. तो प्लीज़ जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे खोल रही हूँ आप उसको खोल के चलिए. चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको प्रॉपर सारे नोट्स बनवाए हैं, वो आपके पास होने चाहिए जैसे जैसे हम आएंगे सामने. चलिए शुरू करें. सारा ध्यान यहीं पर रहना चाहिए बेटा, क्योंकि रिवीजन में हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक्स को ले सकें, इसलिए आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप कहें तो हम स्टार्ट करें. चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करना स्टार्ट करें. चलिए ओके. चलिए, now let's talk about chapter number 1, that is communication. हमने ये पहले ही क्लास में इस बात को पढ़ा था, अब वापस से रिवाइज कर रहे हैं. मैं आपको यहाँ चीज़ें समझा नहीं रही हूँ, मैंने ऑलरेडी ये सारी बातें आपको डिटेल में समझाई हैं. मैं आपको केवल याद दिला रही हूँ कि हमने क्या पढ़ा था. ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट कम्युनिकेशन, जिसको डिराइव किया गया वर्ड कम्युनिकेयर, जिसका मतलब था टू शेयर. याद आ रहा है? विच मीन्स टू शेयर क्या? शेयर द आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस. किसी भी प्रकार से अगर हम उसको शेयर करते हैं तब उसको कहते हैं कम्युनिकेशन. लेकिन हमने याद किया था इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस.
इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। और जब भी हम शब्द को प्रोसेस की बात की थी हमने, तो हमने देखा था कि प्रोसेस उसको कहते हैं जिसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। याद है? इसका मतलब that communication is a process of exchange or share the ideas, thoughts, emotion, feelings with any other person in। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है कि एक प्रोसेस है जिसको हमें सामने वाले से तक अपनी बात को पहुंचाना है। और जब भी अगर शब्द प्रोसेस की बात होती है तो प्रोसेस का मतलब हमें पता है दैट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज और इवेंट्स दैट टेक प्लेस। इसका मतलब अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको कुछ चीजों को सीक्वेंस में लाना होगा। आपको यह भी पता है कि दिस इज एन एग्जाम क्वेश्चन दैट what is the process of communication। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने याद किया था कि सबसे पहले तो डिसाइड करो what will be the purpose of the communication। मुझे बताना क्या है सामने वाले को? बताना क्या है? मुझे आपको ये बताना है बेटा कि हम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे किन शब्दों में बताना है? दैट इज कंटेंट। कंटेंट फाइनलाइज करो, लैंग्वेज फाइनलाइज करो, वर्ड्स फाइनलाइज करो। तीसरा डिसाइड द चैनल, दैट इज कम्युनिकेशन चैनल। डिसाइड करो कि आप कौन से चैनल से इसको भेजने वाले हो। क्या वो व्हाट्सएप है, क्या वो कॉल है, क्या वो लेटर है, क्या वो ईमेल है, क्या आप फेस टू फेस किसी को बताने जा रहे हो, क्या आप किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजोगे, क्या आप किसी व्यक्ति को भेजोगे कि जाओ उसको ये बात बता के आ जाओ मेरे लिए, किस तरीके से भेजोगे? दैट इज कम्युनिकेशन चैनल। 3 बात हुई है। पहली, बताना क्या है, दैट इज पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, मुझे क्या बात करनी है। दूसरा, कैसे बात करनी है। अगर कोई बड़ा है तो उससे तमीज से बात करनी है। अगर कोई मेरा हम उम्र है तो मुझे उससे बहुत इनफॉर्मल भी बात कर सकते हैं। अगर कोई छोटा है तो मुझे उससे उस अकॉर्डिंगली बात करनी है। तीसरा, मुझे डिसाइड करना है दैट व्हाट विल बी द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फोर्थ इन्होंने कहा कि जब बात यहां से यहां जाती है, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो बीच में कई बार कुछ डिस्टरबेंसेस हो जाते हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, शायद तुम्हारा नेटवर्क ठीक नहीं है। बाहर से बार बार कोई बेल बजा रहा है। घर में ऐसा लगता है बाहर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है। सो दिस इज नॉइस। याद है आपको? डिस्टरबेंस, दैट इज नॉइस। 4 बातें: पर्पस, कंटेंट, चैनल, डिस्टरबेंस। 5th, अब वो जो बात है जो यहां से चली है दैट इज सेंडर से, वो पहुंचेगी रिसीवर तक। वो पहुंचेगी रिसीवर तक। और रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर उस बात को तोड़ेगा। डेसीफेरिंग, याद करो। डेसीफेरिंग का मतलब उस बात को तोड़ेगा और तोड़ के समझने की कोशिश करेगा, दैट इज डिकोडिंग। ठीक है, क्या होगा? बात क्या करनी है, कैसे करनी है, कैसे सामने वाले तक पहुंचानी है, कैसे कैसे डिस्टरबेंस हो सकते हैं। बात उस तक पहुंच गई, उसने तोड़ के समझने की कोशिश कर ली। ठीक है, उसने तोड़ के समझने की कोशिश कर ली एंड देन वो हमें वापस उस बात को जवाब देगा कि उसने क्या समझा है, दैट इज फीडबैक। 8 पॉइंट होते हैं: पर्पस, कंटेंट, चैनल, सेंडिंग ऑफ द मैसेज, disturbances, receiving of the message by the receiver, deciphering and understanding, and giving of the feedbacks। ये है स्टेप्स जो कि आपको पता है कि ये एग्जाम का भी क्वेश्चन है जो हमने डील कर लिया है। ये ठीक है? ये ठीक है? ये ठीक है? जल्दी बताओ भाई। चलिए आगे चलें। चलिए, now let's talk about types of communication। there are 2 types, or there are types on the basis of channels or on the basis of style or purpose। दो तरीके के
चैनल्स का बेसिस हो सकता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और स्टाइल। तो सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल्स। पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल और तीसरा विजुअल। पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल और तीसरा विजुअल। वर्बल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, दैट इज ओरल एंड रिटन। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन हम बोल के, एक सेकेंड प्लीज, ठीक है, जब भी हम किसी चीज को बोल के या लिख के, दैट इज वर्ड्स में, दैट इज वर्ड्स में, चाहे वो वर्ड्स बोले गए हों या लिखे गए हों, ठीक है, चाहे अगर मैंने कोई भी कम्युनिकेशन में अगर वर्ड्स का यूज किया है आइदर लिख के या बोल के, दैट इज नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, द वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स, आइडियाज, इमोशन, फीलिंग्स, दैट इज नोन एज अ वर्बल कम्युनिकेशन। व्हेन इट इज written, when it is written, then it is written communication, and then words are being used in the form of audio। कोई बोल रहे हैं verbally, अगर हम कोई चीज को बोल के कर रहे हैं, orally अगर कोई चीज को कर रहे हैं, that is known as oral communication। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि verbal communication constitutes only 7%, याद है ये 7% ऑफ ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन। केवल 7% ऑफ ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन से वर्बल होती है। इसका मतलब 93% कम्युनिकेशन लोग बिना शब्दों के ही कर जाते हैं। देन वी हैव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सेज व्हेन वी डोंट यूज वर्ड्स फॉर कम्युनिकेटिंग आवर थॉट्स, आइडियाज, मैसेजेस, इमोशंस, फीलिंग्स। कोई भी चीज को अगर हमें सामने वाले को अगर अपनी कोई बात रखनी है और अगर उसको हम बिना शब्दों के उसके सामने रखते हैं, दैट इज नोन एज वर्डलेस कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन हमने ये भी देखा है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन को भी हेल्प करती है। याद है, टोन से, जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, कैसे आप खड़े हो और फिर बोल रहे हो तो सामने वाला लगता नहीं ये नाराज लग रहा है, लगता आज, या आज ये बड़ा खुश लग रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं किसी भी प्रकार के वर्ड्स यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो स्टैंसेस हैं, मेरा जो अपीयरेंसेस है, मेरी जो टोन है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही है। ये बात हमने हमेशा देखी है दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या बोला गया उससे ज़्यादा ध्यान देता है कैसे बोला गया, कैसे इस चीज़ को बोला गया, उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद there are 5 types of non-verbal communication। first is physical, body language से related, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, मैं कैसे बात कर रही हूँ, मैं कैसे खड़ी हूँ। मैं अगर आपको ऐसे करके ऐसे ही पढ़ाते रहूँ तो आपको भी समझ में आएगा कि मैम का लगता है मन नहीं है पढ़ाने का। लेकिन अगर मैं एक्टिवली आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हैं मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, मैं खुद मूव कर रही हूँ, मैं बार बार आपकी तरफ देख रही हूँ, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैम इंटरेस्टेड है और मैम इस ढंग से पढ़ा रही हैं। सो दिस इज फिजिकल। और बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से होती है, टच, अगर आपने किसी सामने वाले को कैसे टच किया उससे समझ में आता है कि आप उसको एक फ्रेंडली टच कर रहे हैं, आप उसको अनफ्रेंडली टच कर रहे हैं, कैसे टच कर रहे हैं उससे पता चलता है। एंड दिस कंस्टिट्यूट्स अराउंड 55% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। इसका मतलब सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होती है। आप कैसे खड़े हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसा मुंह बना रहे हैं, उससे सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, दूसरा होता है पैरा लैंग्वेज। दूसरा होता है पैरा लैंग्वेज। Paralanguage says that the quality of the speech matters more than the words used in the speech। आप कैसे बोल रहे हो, the way you are speaking, the way you are saying something matters more than what you have said। अगर आप चिल्ला के कोई अच्छी बात बता रहे हो, सामने वाला सुनना ही नहीं चाहेगा। आप कौन से बात पे बार बार जोर दे रहे हो, स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस मतलब टेंशन नहीं है। अगर मैं आपको बार बार एक बात के ऊपर जोर दे रही हूं, दैट इज स्ट्रेस, एंड इट कंस्टिट्यूट्स अराउंड 38% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। दैट इज 7%, 55% एंड 38%। ठीक है, देन वी हैव एस्थेटिक।
दैट इज क्रिएटिव आर्ट और आइडियाज और स्किल से अगर आप कोई बात बताने की कोशिश करते हैं, थ्रू डांसिंग, थ्रू पेंटिंग्स, थ्रू स्कल्पचर्स, म्यूजिक, इस तरीके की अगर आप कोई बात बताने की कोशिश करते हैं, दैट इज एस्थेटिक. देन वी हैव अपीयरेंसेस. इफ यू आर वेल ड्रेस्ड, if you are well dressed and you go anywhere, the person in front of you assumes that yes, this person is interested while doing this work. लेकिन अगर आप कोई भी ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते और कुछ भी शैबी से कपड़े पहन के वहां पर चले जाएंगे, तो उससे समझ में आता है नो, दिस पर्सन इज नॉट interested or has not maintained the decorum of the task which has been given. ठीक है. Then we have symbols. Symbols का मतलब हमें चीज़ों को देख के समझ में आ जाता है कि ये कैसे काम किया जा रहा है, कैसे काम होगा. दैट इज नोन एज द सिंबल्स. ठीक है. 5 बातें: बॉडी लैंग्वेज, दैट इज फिजिकल, पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक, अपीयरेंसेस एंड सिंबल. देन वी हैव विजुअल कम्युनिकेशन. जब वर्डलेस है, वर्डलेस तो है ही, और जब हम चीज़ों को किसी साइन, किसी टाइप ऑफ राइटिंग, किसी ड्राइंग, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, इनके थ्रू दिखाना चाहते हैं, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन. और विजुअल कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि कई बार हमें वर्ड्स का यूज ही नहीं करना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऐसा कुछ देखा, ऐसा किसी भी फूड पैकेट के ऊपर अगर आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ या ऐसा कोई साइन देखा, तो आप अपने आप समझ जाते हो कि ये नॉनवेज है. वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको कि ये नॉनवेज है, इसमें कोई नॉनवेज आइटम या इंग्रेडिएंट मिला हुआ है. लेकिन जब आप इसको ये ग्रीन देखते हो, तब आपको ये बात समझ में आ जाती है कि इसमें कोई भी नॉनवेज नहीं है. ये ठीक है. बेस्ड ऑन चैनल्स, based on channels, based on channels, चलिए, वेरी गुड. चलिए आगे चलें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन चैनल्स बेस्ड ऑन स्टाइल और पर्पस. कम्युनिकेशन चैनल बेस्ड ऑन स्टाइल और पर्पस. There are 2 types of channels based on style or purpose, that is formal and informal. Formal and informal. Formal communication वो communication होता है जब आप केवल ऑफिशियल बातें करते हैं, चाहे ओरली, चाहे रिटर्न, चाहे लिख के, चाहे बोल के, लेकिन केवल काम की बात आप करते हैं, केवल काम की बात करते हैं, उसमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसमें कुछ आप कोड्स को फॉलो करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, आप हिरार्की फॉलो करते हैं. इसका मतलब अगर आप कोई जूनियर हैं तो आप सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैसेज नहीं करोगे, आप अपने सीनियर को ये बात कहोगे, वो अपने सीनियर से कहेगा, या आपकी जहां तक हाईएस्ट अथॉरिटी है आप केवल वहीं तक उस बात को पहुंचा सकते हैं. दैट इज नोन एज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. बातचीत करने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, और आपको उन्हीं ढंग से उस लैंग्वेज को यूज करना है, उस स्टाइल को यूज करना है. This is known as formal communication. This is known as a formal communication. विजुअल का मतलब होता है रक्षित. यहाँ पर सिंबल से बड़ी बातें हो रही हैं, पेंटिंग भी हो रही है, ग्राफ्स भी हो रहे हैं, और सिंबल में केवल कुछ स्पेसिफिक साइंस की बात हो रही है. विजुअल इज फार मोर वाइडर देन सिंबल्स. ठीक है. Then there are three types of formal communication. याद कीजिए, vertical, horizontal and diagonal. Vertical, horizontal and diagonal. जब आपका जो डेटा है वो ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है. ऊपर से नीचे का मतलब ऊपर वाला या तो नीचे वाले से बात कर रहा है, नीचे वाला ऊपर वाले से बात कर रहा है, सेम डिपार्टमेंट के,
सेम डिपार्टमेंट के लोग, जब ऊपर वाला नीचे से, नीचे वाला ऊपर से बात कर रहा है, दैट इज वर्टिकल। जब दो लोग, एक लेवल के लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, दैट इज परचेज मैनेजर बात कर रहा है सेल्स मैनेजर से, दैट इज हॉरिजॉन्टल। और जब एक डिपार्टमेंट का सीनियर दूसरे डिपार्टमेंट के जूनियर से बात करता है, दैट इज नोन एज अ डायगोनल। ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो तीन टाइप ऑफ, जब एक ही डिपार्टमेंट के लोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बात करते हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस दें और बात को ऊपर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए। दूसरा, एक लेवल के लोग इधर भी और इधर भी। और तीसरा, एक का सुपीरियर दूसरे का सबऑर्डिनेट, दैट इज नोन एज डायगोनल फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद वी हैव इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सेज कि जब आप कैजुअल, फ्रेंडली और अनऑफिशियल बातें करते हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो बात आप कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पे किसी तरीके की कोई हिरार्की नहीं है, कोई रूल्स नहीं है। आप जैसे, फिर भी अगर आपको ये बात पता होना चाहिए, फिर भी आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर ऑफिस में हम बात कर रहे हैं तो किसी प्रकार के हम फालतू बातें नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल इतना स्ट्रिक्ट होके फॉर्मल लैंग्वेज यूज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें एक शब्द देखिए, दैट इज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन हमने इसको देखा है, क्यों? क्योंकि अंगूर का जो गुच्छा होता है, हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ें किससे लिंक्ड हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है ग्रेप वाइन। हमें नहीं पता होता कि कौन सी बात किससे लिंक होके कहाँ पर पहुंची है, दिस इज नोन एज अ ग्रेप वाइन। ठीक है, टाइप्स ऑफ चैनल्स, टाइप्स ऑफ चैनल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ चैनल्स, ठीक है। चलिए, डन, वेरी गुड। चलिए, वेरी नाइस। लेट्स मूव फॉरवर्ड, let's move forward and let's talk about networks in communication, and let's talk about network in communication. नेटवर्क का मतलब मैंने आपको बताया था, दैट इज कलेक्शन एंड कनेक्शन। जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस ढंग से, कौन सा पैटर्न यूज करके आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, कौन सा पैटर्न यूज करके हम आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, किसको क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, दैट इज नोन एज नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन। दैट इज, हो सकता है कि सारी बात एक ही जने से करनी हो सकता है मुझे केवल अपने इस वाले बंदे से बात करनी हो, या फिर केवल इस वाले बंदे से बात करनी हो। मुझे कैसे, कब, किससे, कहाँ, कैसी बात करनी है, दैट डिसाइड्स अपॉन द नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। आप कैसे, किससे बात करेंगे, क्या आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्या आपको अपने सीनियर के थ्रू बात करना है, किस तरीके से बात करनी है, दैट इज नोन एज नेटवर्क्स इन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे देख के याद कीजिए, वर्टिकल, नाम में ही वर्टिकल है, तो अगर नाम में ही वर्टिकल है मतलब सीधा सीधा सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है और सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना है दैट इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम चेन नेटवर्क देखेंगे तो हम देखेंगे कि इट इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन। देखना, इसको एक बार यहाँ पे याद रख लो कि वर्टिकल में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर दोनों बात होती है। देन सर्किट, ए ने बी को मैसेज भेजा, बी ने वापस से ए को मैसेज भेजा, ये बात केवल उन्हीं दोनों के बीच में रहेगी, दैट इज नोन एज अ सर्किट नेटवर्क। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम हिरार्की लेवल के लोग बात करते हैं।
ए ने बी को भेजा, बी ने ए को वापस फीडबैक भेजा, फिर कोई मैसेज गया, इन दोनों के बीच में जो सर्किट एक लूप बनेगा, दैट इज नोन एज अ सर्किट नेटवर्क. दिस इज चेन नेटवर्क. ये ध्यान रखना है. ये वन वे है, ये वन वे है. ए ने बी को बात बताई, बी ने सी को बताई, सी ने मान लीजिए एफ को बताई होगी, कोई बात नहीं है, ई ने जी को बताई होगी. लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऐसा वाला एरो नहीं लगेगा. कोई कमांड है, ऊपर से नीचे तक बातों को भेजना है. ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने ई को बताया, किसको भी बताया, लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन है. ये कमांड देने के लिए यूज होता है. ये कमांड देने के लिए यूज होता है फ्रॉम द सीनियर टू द जूनियर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको भी बताया, सेल्स मैनेजर को भी, परचेज मैनेजर को भी. अब सेल्स मैनेजर अपने नीचे वालों को बता रहा है, परचेज मैनेजर अपने से नीचे वालों को बता रहा है. दिस इज अ चेन नेटवर्क. लेकिन ऊपर से नीचे इसमें बात होती है, नीचे से ऊपर इसमें बात नहीं होती. देन व्हील एंड स्पोक नेटवर्क. ये याद करो, ये याद करो, सारी बात ए के थ्रू ही जाएगी. सारी बात ए के थ्रू ही जाएगी. अगर बी को कोई बात सी से करनी है तो आप पहले मुझे बताओ, मैं सी को बता दूंगा. सी को अगर कोई बात ई से करनी है तो वो ए को बताएगा, ए ई को बता देगा. तो व्हील और स्पोक क्या कहता है कि एक ही बंदा है जो सबको इंस्ट्रक्शंस देगा और एक ही बंदा है जिसको सब लोग आके रिपोर्ट करेंगे. यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कोई भी एंगल नहीं है. यहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही है. सारा का सारा सेंट्रलाइज कंट्रोल है ए के पास. आप जितनी भी बात आपको करनी है आप ए से करो, जितनी भी बात आपको करनी है आप ए से करो. ए सारी की सारी बातें, इंस्ट्रक्शंस हो या रिपोर्टिंग हो, वो सारा कुछ ए के थ्रू ही होगा. देन स्टार नेटवर्क. दिस इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन. जिसको जिससे बात करनी है, जिस टीम, ये बेसिकली टीम मेंबर्स के लिए है. हम एक टीम बना रहे हैं और टीम में जिसको जिससे जैसी बात करनी है वो कर सकता है. यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आपको स्टेप नहीं देखना. अगर ए को ई से बात करनी है तो वो डायरेक्ट बात कर सकता है, ई को एफ से बात करनी है वो डायरेक्ट बात कर सकता है, एफ को ए से बात करनी है वो डायरेक्ट बात कर सकता है. किसी प्रकार से भी किसी और का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं है. आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम हमेशा 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 बनाना है विदाउट इवन आस्किंग फॉर द सेम स्पेसिफिकली. अगर आपको वहां नहीं लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन इट विद द डायग्राम और एनीथिंग, तो भी आप बनाओ. 1 मिनट का समय लगता है, लेकिन उससे आंसर आपका बिल्कुल पक्का हो जाता है. ठीक है. लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो गलत सलत तो मत ही बना देना, वरना जो आप डायग्राम बनाओगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन है अगर वो मैच नहीं करेगा, गड़बड़, फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. तो मेक श्योर जो बात आप लिख रहे हो, जो कंटेंट आप लिख रहे हो, डायग्राम्स उसी के साथ मैच होने चाहिए. ये ठीक है, ये ठीक है. ये ठीक है. चलिए, वेरी गुड. चलिए आगे चलें. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 6C तो याद ही रहने चाहिए. आपको कम से कम 6C तो याद ही रहने चाहिए. दैट इज क्लियर, कॉन्साइंस, कॉन्क्रीट, कोहेरेंट, कंप्लीटनेस एंड कर्टियस. 6 कम से, आपको कुछ याद नहीं भी रहा तो ये 6, अगर 6C आपको याद रहेंगे तो कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आप इसमें कर सकते हो. 6C कौन कौन से थे बताओ जल्दी. क्लियर, आप जो बात बोल रहे हो वो सामने वाले को साफ साफ समझ में आनी चाहिए.
कॉन्साइज, आपको छोटे से छोटा रखना है और कोई किसी भी प्रकार की एरर नहीं करनी है। तीसरा कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट कहता है कि जो भी बात आप कह रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। बिना मतलब की वेग और एब्स्ट्रैक्ट बातें मत करो। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा सोचा, ये सब बातें नहीं करनी है। आप जो भी बात बता रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है जो बात आपने अभी कही है और जो बात आप आगे कहेंगे या कह चुके हैं, उन दोनों के बीच में एक लिंक, एक ब्रिज होना चाहिए। इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, अच्छा इसके बाद ये वाला टॉपिक है। मतलब कहीं से भी कोई भी बात शुरू मत कर दो। वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स आपस में लिंक होने चाहिए। जिस बात को आप लिख रहे हो उसका कनेक्शन बैठना चाहिए। फिफ्थ इज कंप्लीट। कंप्लीट आपसे कहता है कि आप जो भी बात बताना चाहते हैं, मेक श्योर कि सारी इंफॉर्मेशन रिसिपिएंट के पास पहुंच गई हो। ठीक है, आपने कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, आपने कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। जितनी बात रिक्वायर्ड है वो सारी बात आपने बतानी है। उसके बाद बारी आती है कर्टियस की। कर्टियस का मतलब होता है यू शुड बी पोलाइट, ठीक है, कंसीडरेट, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, क्या कह रहा है कि देखो आपने सामने वाले से प्यार से बात करनी है, तमीज से बात करनी है, लैंग्वेज का थोड़ा सा ख्याल रखना है और ओपन एंडेड होना है। ओपन का मतलब क्या होता है? ओपन का मतलब क्या है कि अगर सामने वाला कोई फीडबैक भी दे रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए भी हमें तैयार रहना है। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा बोला, सब कुछ किया, लेकिन अगर मुझे, मेरे रिसिपिएंट को ऐसा लगता है कि उसको कोई बात समझ में नहीं आई या उस बात को वो वापस क्लियर करना चाहता है, तब यू हैव टू बी ओपन अबाउट दिस। ठीक है, देन फोकस एंड अटेंशन। अगर आप बार बार इधर उधर दिमाग डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल, आपको जब भी आप कोई बात करें, यू हैव टू बी इन द सेम माइंड। आप उसी बातों को समझने की कोशिश करें जो जो चल रहा है। ठीक है, अगर आपने 6C भी याद कर लिया तो काम बन जाएगा। देन वी हैव बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या मुश्किल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को करने के लिए। तो नंबर 1 इज फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? सामने वाला किसी और लोकेशन पे है, सामने वाला कोई और टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, आप कोई और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, नॉइस, किसी प्रकार से बहुत शोर मच रहा है, तब हमें दिक्कत आ सकती है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स में क्या, मुझे बात करनी है डायरेक्टर से लेकिन मैं तो कर नहीं सकती क्योंकि जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा स्ट्रक्चर है, मुझे वो अलाउ ही नहीं कर रहा है। तीसरा है लैंग्वेज बैरियर्स। ये चीज़ें हमने पहले भी देखी थी कि हो सकता है आपके लैंग्वेज में इस वर्ड का मतलब कुछ और होता हो और किसी के लैंग्वेज में इसका मतलब कुछ और होता हो। ये हमें यूजुअली इंटरनेशनल ट्रैवल हम करते हैं तब दिक्कत आ सकती है, या हम हमारे देश में ही इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको अगर हम देखें तो हो सकता है हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन रह जाए। कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स क्या कहते हैं कि अगर आपको सामने वाले के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो उससे पहले आपको उसके कल्चर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, उसके कल्चर के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इमोशनल बैरियर्स। इमोशनल बैरियर्स क्या कहते हैं? इमोशनल बैरियर्स कहते हैं कि अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर आपके अंदर जेलसी है, अगर एंजाइटी है या किसी भी प्रकार का कोई शक है, तो आप कभी भी बात को उस ढंग से नहीं समझ सकते जैसा कि वो कहा गया है। ठीक है, दूसरा परसेप्शन बैरियर। परसेप्शन बैरियर्स का मतलब है कि ये तो सीधा ही मैंने सोच के ही रखा है कि ये तो ऐसा ही बोलेगा, इसका तो यही मतलब है बोलने का, मैंने अपना माइंडसेट ही वैसा बना लिया है। दैट इज परसेप्शन बैरियर्स। एंड देन जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर्स इज, अगर कहीं जेंडर बायसनेस है, इसका मतलब कहीं भी अगर सिर्फ मेल्स को इम्पोर्टेंस मिल रही है या फीमेल्स को इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो अगर हम बात करें दैट इज अ जेंडर बैरियर। ठीक है, दिस इज अ जेंडर बैरियर। ये ठीक है।
ये ठीक है? हाँ जी। चलें, आगे चलें। आगे चलें। इसको तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा, खैर बेसिकली। इसमें कोई इशू है? एक सेकंड रुक जाइए प्लीज़। इसके नोट्स मैंने आपको लिखवा के दिए हैं, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। पीडीएफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके नोट्स हैं। पीडीएफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके नोट्स हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। फर्स्ट विल टॉक अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैं अभी भी आपको एक बात बता दूं फिर से, हम रिवाइज कर रहे हैं, समझ हम पहले से चुके हैं। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अगर क्लास उस टाइम पे नहीं ली थी और उनको लग रहा है कि ये अभी हम इतनी तेज़ी से क्यों बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो बैकअप्स ले लीजिए, उसके बाद रिवाइज करेंगे तो और आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव। याद कीजिए, रोहित किक द बॉल, शीला बेक्स अ केक। दो बातें। सॉन्ग इज संग बाय राम। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। हमें पता है कि हर सेंटेंस में तीन बातें होती हैं बेटा, याद करो। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जिसके बारे में बात होती है वो कहलाता है सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात होती है वो कहलाता है सब्जेक्ट। वो जो काम कर रहा है वो कहलाता है वर्ब, और वो वर्ब जिस चीज से रिलेटेड है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। याद करो, जिसके बारे में बात हो रही है दैट इज सब्जेक्ट, जो काम किया जा रहा है दैट इज वर्ब, और वो किससे रिलेटेड किया जा रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट। तो हमें याद रखना है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, याद रहेगा ये, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही डूअर होता है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही डूअर होता है और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है, वो वाले सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। वो वाले सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। यहां पर शीला बेक्स अ केक,
तो शीला इज द सब्जेक्ट, बेक्स इज अ वर्ब एंड केक इज एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर शीला ही डूअर है. शीला इज बेकिंग अ केक, शीला बेक्स अ केक. तो दिस इज एक्टिव वॉइस. जहां पर मेरा सब्जेक्ट ही डूअर होता है और मेरा ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है, तब उस केस को कहते हैं एक्टिव वॉइस. लेकिन यहां देखो, सॉन्ग इज संग बाय राम. सॉन्ग इज संग बाय राम. सॉन्ग क्या है? सब्जेक्ट. इज संग वर्ब, बाय राम ऑब्जेक्ट. लेकिन यहां पर जो राम है, जो गाना गा रहा है, जिसके द्वारा गाना गाया गया है, वो ऑब्जेक्ट है, वो रिसीवर है, वो सब्जेक्ट नहीं है. सो दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस. दिस सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव वॉइस. इसका मतलब यहां पर जब सब्जेक्ट ही डूअर है तब एक्टिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट रिसीवर है देन इट इज नोन एज अ पैसिव वॉइस. ये ठीक है? याद आया ये? याद आया ये? याद आया? रूल्स आपके पास सारे लिखे हुए हैं, एक एक करके हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे. चलें आगे. चलें आगे. ये याद आया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये याद आया? जिन बच्चों को थोड़ी सी परेशानी थी इंग्लिश में, वो देख लीजिए बेटा, ये टिपिकल ग्रामर पोर्शन है एकदम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट rules to change. Active into passive voice. Now let's see the rules. हमने लाइन से लिखा था. रूल नंबर 1 याद करो, चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. याद आया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. जैसे अभी वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग. यहां पर शीला वॉज द सब्जेक्ट, केक वॉज द ऑब्जेक्ट. अब क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ. तो क्या करो? अ केक, शीला. रूल नंबर 1, चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. नंबर 2 एट द वर्ड बाय. बाय लगाना पड़ेगा. दैट इज बाय शीला. रूल नंबर 3, वर्ब या फिर टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. हमने इसको देखा था, अगर आपको याद हो, थ्रो. ये आपके पास बना भी हुआ है. ये आपके पास बना भी हुआ है.
ये याद कीजिए, ये हमने बनाया था। और किसी को भी इशू आ रहा है वीडियो में? और किसी को भी इशू आ रहा है वीडियो में? एक बार दीजिए, हम चेक करवा लेते हैं। है क्या? प्रेम नाम के बच्चे का मैसेज आया है मेरे पास कि वीडियो और ऑडियो दोनों में इशू है, लेकिन नहीं, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर फाइन, सही चल रही है, बाकी बच्चे तो कह रहे हैं। देखिए, हमारे साइड से सब कुछ ठीक है बेटा, एक बार आप अपना नेटवर्क इशू हो सकता है आपके साइड से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि वीडियो इज़ ओके, बट स्टिल अगर हमारे साइड से कोई इशू होगा विल 100% सॉर्ट इट आउट, लेकिन है नहीं अभी फ़िलहाल, तो आप थोड़ा सा देखिए, हो सकता है आपके कोई नेटवर्क का इशू हो। चले, ये ऐसा एक चार्ट हमने बनाया था, याद होगा आपको, इसके रूल्स हमने देखे थे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट इज राम थ्रोज अ बॉल, राम थ्रोज अ बॉल, तो हम क्या लिखते हैं? तब हम क्या लिखते हैं? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज अ बॉल इज थ्रोन, बॉल इज थ्रोन बाय राम। लिख फिर राम थ्रू, राम थ्रू अ बॉल, तो पास्ट में है, तो अगर पास्ट में होता है तो हम क्या लिखते हैं? वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट इज अ बॉल वॉज थ्रोन बाय राम, अ बॉल वॉज थ्रोन बाय राम। ही विल थ्रो द बॉल, ही विल थ्रो द बॉल, तो द बॉल will, shall be plus verb का थर्ड फॉर्म, that is the ball will be thrown by him, the ball will be thrown by him। तो यहाँ पर अगर सिंपल है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तो ये इस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस की बात हो, राम इज थ्रोइंग द बॉल, राम इज थ्रोइंग द बॉल, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर इज एम आर है, इसका मतलब प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखेंगे? द बॉल इज बीइंग, यहाँ पर बीइंग आ जाएगा, द बॉल इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, द बॉल इज बीइंग थ्रोन बाय राम, द बॉल इज बीइंग थ्रोन बाय राम। Ram was throwing the ball. The ball was, were, being verb का थर्ड फॉर्म, the ball was, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे। इसके बाद ये दोनों एक ही होता है, क्योंकि इसमें being नहीं लगता, उसमें be ही लगता है, तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर और कॉन्टिन्यूस फ्यूचर दोनों एक ही रहेगा। He will be throwing a ball, तो हम क्या लिखेंगे? The ball will be thrown by him, ये दोनों बिल्कुल सेम रहेगा। They have thrown the ball, they have thrown a ball, तो they have has plus been plus verb का थर्ड फॉर्म, that is the ball
has been thrown by them. Ball has been thrown by them. ठीक है. Had, तो had प्लस been प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. had प्लस been प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. they will have, they will have, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? will, shall, have प्लस been प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. यहाँ पर will, shall, have, been प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ये याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसीलिए मैंने दोबारा बनाया है चार्ट आपके लिए. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्या कह रहा है कि अगर आपको वर्ब कैसे चेंज करना है इससे पता चलेगा. ये ठीक है. ये मैंने आपको पहले भी बनवा के दिया है, लेकिन अभी फिर पूरा बना के रिवाइज किया है. ये ठीक है. ये ठीक है. देखो जरा, थोड़ा सा जल्दी बताओ. ये ठीक है. Then rule 4. Then rule 4. Change of pronouns. Change of pronouns. चलिए, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे हैं जिससे हम सीख सकते हैं. No, Abhinav, I am very sorry. I can't wait till that you note down, because if you have taken the class, I have already made that chart. मैंने उसको ऑलरेडी वो चार्ट बनाया है वहाँ पे. आप प्लीज़ वहाँ से देखिए. चलिए, नाउ लेट्स सी. आई बेक्ड अ केक. प्रोनाउंस की हम बात कर रहे हैं. आई बेक्ड अ केक. रूल नंबर 1, सब्जेक्ट को बनाओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट. रूल नंबर 2, बाय. रूल नंबर 2, बाय. तो यहाँ पे सब जगह पे यही अ केक बाय, अ केक बाय. आई बेक्ड अ केक, तो बेक्ड है. बेक्ड इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस, और अगर सिंपल पास्ट टेंस होता है तो उसका क्या करते हैं? वॉज का और वर्ब का थर्ड फॉर्म. अ केक वॉज बेक्ड बाय. अब यहां पे आई है, तो आई का क्या होता है? मी. ही का क्या होता है? हिम. शी का क्या होगा? हर. दे का क्या होगा? देम. यू का क्या होगा? यू ही रहेगा. और वी का क्या होगा? अस. तो ये याद रखना है. आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, यू का यू ही रहेगा, वी का अस. ये ठीक है. प्रोनाउंस. प्रोनाउंस. ये ठीक है.
हमने ये ऑलमोस्ट चीज़ें देख ली हैं। इंटेरोगेटिव के ऊपर आते हैं। इंटेरोगेटिव के ऊपर आते हैं। Interrogative sentences, that is the sentence क्वेश्चन होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, अगर कोई भी चीज डू सॉरी हर्ष, आप जो बोल रहे हो बेटा मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हो? एक बार थोड़ा सा यार तो फिर से बता दीजिए प्लीज़। आप जो भी कहना चाहते हैं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई है। डू, डिड, डज। अगर डू है, डिड है, डज है, अगर डू है, डिड है, डज है, हैज, हैव, हैड है, WH वर्ड्स हैं लाइक विच, व्हेन, ये हु और हुम का अलग से होता है। क्या आप कहना चाहते हैं प्लीज एक बार बता दीजिए। हाउ, वेयर, ठीक है। विच, व्हेन, वेयर, व्हाट, अगर इस तरीके से चीजें हैं। यहां पे आई बात डू यू लाइक म्यूजिक, डू यू लाइक म्यूजिक, डू यू लाइक म्यूजिक। तो यहां पे डू है, डू क्योंकि प्रेजेंट, डू क्योंकि प्रेजेंट का है इसलिए हम यहां पे लगाएंगे इज। डू यू, अगर यहां डिड होता, डिड होता तो इज MR, ठीक है। डू, डिड, डज, अगर इस तरीके की बात होगी इज, इज सब्जेक्ट को बनाओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट। इज म्यूजिक, इज म्यूजिक। liked by you, is music liked by you। does she sing a song, does she sing a song, प्रेजेंट है। is a song sung by her, is a song sung by her। has, have, had, यहाँ पे अगर हैज, हैव, हैड है तो यहाँ पर ध्यान देना है ये हमेशा पहले ही आता है। हैव, अगर हैज है तो हैज भी पहले ही, जैसे यहाँ पर केवल डू, डज और डिड में ही चेंजेस होते हैं, बाकी किसी में भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं, हमेशा वो पहले ही आता है, वो हमेशा पहले ही आता है। जैसे हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैज योर होमवर्क बीन
done by you? Has your homework been done by you? क्योंकि has, have, had है तो been तो लगाना ही पड़ेगा. नहीं बेटा, was लिखोगे. आई क्यों लिखोगे? आई क्यों लिखोगे did की जगह? was लिखोगे. was music liked by you. पास्ट है तो पास्ट लिखोगे. आई क्यों लिखोगे? हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क या योर वर्क, तो हम क्या लिखेंगे? हैव योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू. हैव योर वर्क कंप्लीटेड, हैव योर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू. बीन लगाना जरूरी है क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमेशा ये आएगा. ये चीजें हमेशा वैसी की वैसी रहेंगी जैसा इसमें रही है. when did you sing a song? When did you sing a song? एक मिनट सुनना प्लीज. ये पेन में, एक मिनट बेटा, ये ना पेन में कोई, एक मिनट ये पेन देखना प्लीज. पेन में एक सेकंड बेटा, कोई इशू है अभी देख रहे हैं. नहीं अभी मैं ठीक. when did you sing a song? When did you sing a song? एक सेकंड प्लीज वेट करेंगे. ठीक है. When did you sing a song? तो हमेशा याद रखना है WH words. WH words हमेशा वैसे ही रहते हैं पहले ही. That is when का when ही रहेगा. When did है तो did में क्या होगा? Was. When was a song sung by you? When was a song sung by you? यहाँ पे तो हमेशा कोई भी चीज़ ऐसी आएगी इंटेरोगेटिव में, वो ऐसी ही रहेगी. और देखो बेटा, आई वुड लव टू हैव योर डाउट्स अभी, लेकिन थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है. जिन बच्चों को कोई भी डाउट्स हैं, हम रिवीजन के बाद प्लीज़ इस व्हाट्सएप नंबर पे ले लेंगे. बिकॉज अब अगर अभी हमने डाउट्स लेना स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. ठीक है. तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप प्लीज़ बताइए, हम व्हाट्सएप पे इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. चलिए उसके बाद
This is, don't you think this is strange that you are taking my class and you even don't know my name? You are present in my class and even you don't know my name. Very good. Now let's move forward. Changing imperative sentences. Imperative क्या होते हैं? कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, किसी भी प्रकार से उनको imperative sentences कहते हैं. That is, please give me the bottle. Please give me the bottle. So that is, you are requested to give me the bottle. ठीक है, you are requested to give me the bottle. Pick up the phone. Pick up the phone. You are ordered to pick up the phone. You are instructed to pick up the phone. We should exercise every day. We should exercise every day. So you are advised, yeah, we are advised to do exercise every day. इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें सेंटेंसेस में एक्सप्रेस, रिक्वेस्ट, कमांड, इस तरीके की बातें लिखनी होती हैं. क्लोज द डोर. यू आर कमांडेड टू क्लोज द डोर. यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज. प्लीज नहीं है तो इसलिए उसको रिक्वेस्टेड तो मत लिखो. लेट द डोर बी क्लोज्ड. लेट द डोर बी क्लोज्ड. इस तरीके से लिखेंगे. यहाँ पर उसको पूरे को चेंज नहीं करेंगे. ठीक है. अगर आपको कोई एडवाइस दी हुई है तो हम लिखते हैं यू आर एडवाइज्ड टू डू दिस. दैट इज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ड्रिंक एंड ड्राइव. उसके बाद याद रखना हमेशा could, would, should, ought, इनमें चेंजेस नहीं होते हैं. इसमें चेंजेस नहीं होते हैं. He could drive a car. He could drive a car. A car could be driven by him. A car could be driven by him. Rich should help the poor. Rich should help the poor. तो हम क्या बोलेंगे? द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच. द पुअर ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट. द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिच. ठीक है. दिस इज योर एक्टिव टू पैसिव. एक्टिव टू पैसिव. और अब 1 मिनट देख लेते हैं. इसके कोई रूल्स नहीं है, सिर्फ जो रूल्स आपने उसमें लगाए हैं उसका उल्टा करना है. दैट इज द कार इज बीइंग परचेज्ड बाय हिम. पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है. पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है. तो फिर से बनाओ. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट. हिम है. हिम है. तो अगर हिम है तो मुझे बताओ कि हिम को किस में कन्वर्ट किया गया होगा? ही को हिम में कन्वर्ट किया गया होगा. एक सेकेंड प्लीज.
happening here? एक सेकंड के लिए ये रख देंगे, रुकेंगे प्लीज. क्या परेशानी है इसमें? एक मिनट सुनना प्लीज. ये ओपन कैसे हो गया अपने आप? नहीं खोलना है, ये हटाना है, ये हट नहीं रहा है. अरे यार, मुझे मेरा पेज खोल के दो. ये डिफ़ॉल्ट में यही खुल रहा है. प्लीज बेयर विथ अस. मेरा पेज कहाँ है? अरे तो नहीं खुल रहा ना भाई. वही था. नहीं उसे ये इसमें एक मिनट मुझे बता दो दोबारा से, ये ना. ठीक. द कार इज बीइंग परचेज बाय हिम, सो दैट इज ही. हिम को हम लोग वापस करेंगे द कार. सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट. उसके बाद इज बीइंग परचेज्ड. इज बीइंग परचेज्ड. तो इज बीइंग परचेज्ड कब लिखते हैं? जब कॉन्टिन्यूअस में होता है. याद करो, इज है तो प्रेजेंट है. बीइंग परचेज्ड, तो बीइंग परचेज्ड है, इसका मतलब आईएनजी लगा हुआ होगा. तो कौन सा हो गया ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ही इज परचेजिंग द कार. ही इज परचेजिंग द कार. वो कार खरीद रहा है. तो अगर उसको बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? द कार इज बीइंग परचेज्ड बाय हिम. ठीक है. अगर पैसिव में आपको कोई भी चीज को चेंज करना है, पैसिव से एक्टिव को, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपने जो जो रूल्स इसमें लगा के ये बदला गया होगा, आपको वो लिखना है. द स्टोरी was written by Rohit. The story was written by Rohit. सबसे पहले सब्जेक्ट बनाओ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाओ सब्जेक्ट. रोहित. अब है was written. इसका मतलब was प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. was प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो ये वाला कौन से केस में होता है? पास्ट सिंपल. सिंपल पास्ट टेंस में होता है. तो दैट इज रोहित रोट द स्टोरी. देखिए, जब ये मैंने आपको सिखाया था तब हमने करीब 8-10 क्लास लगाई थी इसके पीछे. अब हम सारा कुछ एक साथ केवल रूल्स को ही रिवाइज कर सकते हैं. इतना लंबा हम इसको जा नहीं पाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये ठीक है एक्टिव पैसिव? ये ठीक है एक्टिव पैसिव? ये ठीक है एक्टिव पैसिव?
चलिए आगे चलें. वेरी गुड. चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? जब हम किसी की भी कही हुई बातों को सेम तरीके से कहते हैं, तब वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. दैट इज ही सेड आई एम बिजी. उसने कहा था आई एम बिजी, तो मैंने वही चीज आपके सामने रखी कि ही सेड आई एम बिजी. ठीक है. लेकिन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब मैं कहूं वो कह रहा था कि वो बिजी है, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड आई एम बिजी, वो कह रहा है मैं बिजी हूं. या हम जब अपनी लैंग्वेज में उसका कहा हुआ कहते हैं, दैट इज ही सेड दैट वो बिजी है, वो कह रहा है कि वो बिजी है. दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब वो कहता है हम सेम सॉरी जब वो कहता है कि मैं बिजी हूं, तब वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच. और जब हम उसकी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कोट करते हैं, तब वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है. यहां पर हमेशा याद रखना है कि टेंस जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो मुझे दो चीजें देखनी होती हैं. एक कि दोनों में से क्या लिखा हुआ है. क्या सेड लिखा हुआ है या से लिखा हुआ है. अगर सेड लिखा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, अगर से लिखा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा. इसका मतलब अगर उसने लिखा है ही सेड आई एम बिजी, या ऐसा लिखा हुआ है ही सेज आई एम बिजी, दोनों में से आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या बात लिखी हुई है. क्या लिखा हुआ है कि क्या रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है या रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है. अगर वो कहता है सेड, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है. अगर वो कहता है ही सेज आई एम बिजी, तो इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है. तो सबसे पहला रूल डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने का होता है, दैट रिमूव दीज इन्वर्टेड कॉमाज. सबसे पहला होता है रिमूव इन्वर्टेड कॉमाज. ये नहीं चाहिए. इसका मतलब हम जब भी लिखेंगे तब वो इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे. दूसरा, यूज द वर्ड दैट. दैट इज he said that, he says that, he said that, he says that. और अब ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है. तो दो रूल्स तो क्लियर हो गए. एक, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ. दूसरा, दैट लगाओ. अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी ये लिखा हुआ है उसको एक पास्ट में भेजना है. और दैट इज, ये कह रहा है मैं बिजी हूं. वो कह रहा था कि मैं बिजी हूं, क्योंकि सेड है. वो कह रहा था कि मैं बिजी हूं, तो हम क्या लिखेंगे? ही सेड दैट ही वॉज बिजी. एक इमीडिएट पास्ट में आपको लाना है इसको. एक इमीडिएट पास्ट में आपको इसको लेके आना है. कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर दिए हुए हैं, देखिए. आई एम रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन्ड, पास्ट में है.
तो he explained that he was reading a book. She said she has finished his work. He has finished his work. She said that he had finished his work. एक इमीडिएट पास्ट में आपको जाना है. अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में जाना है. अगर सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाना है. I have been to Spain, he told me. He told me that he had been to Spain. Bill arrived on Saturday, he said. He said that Bill had arrived on Saturday. क्योंकि ये पास्ट, सिंपल पास्ट में है तो मुझे उसको करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट. ये वाले एग्जाम्पल्स हमने एक एक सारे एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं. तो आपको याद रखना है कि एक सिंपल एक स्टेप और आगे चल के मुझे उसको पास्ट में कन्वर्ट करना है. वी वर लिविंग इन पेरिस, दे टोल्ड मी. दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन लिविंग इन पेरिस. एक पास्ट में आपको उसको और करना है. उसके बाद अगर कोई भी लिखी हुई बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, a week has 7 days, calendar has 12 months. अगर इस तरीके की कोई यूनिवर्सल बात लिखी हुई है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं. दैट इज he said honesty is the best policy. तो हम क्या लिखेंगे? he said that honesty is the best policy. इसमें इसके टेंस का चेंज नहीं करना है. अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि उसमें भी टेंस का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अभी अभी कह रहा है. सेड में हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि वो कह रहा था, अब वो कह रहा है. यहां दैट आएगा, यहां दैट नहीं लिखा हुआ है. रोहित सेज आई वॉच्ड अ मूवी एट नाइट. तो हम क्या लिखेंगे? रोहित सेड दैट ही वॉच्ड अ मूवी एट नाइट. He says, I like classical music. He says that he likes classical music. ठीक है. अगर आपका जो भी रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है, अगर आपका जो भी रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट में है तो आप कोई भी टेंस का चेंज नहीं करेंगे उसके सेंटेंस में. ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि आपको लर्न करना है. He said, he said, he said, I am coming today. He said, I am coming today. तो हम क्या लिखेंगे? He said that he was coming that day. He was coming that day. ठीक है. He said, I will come tomorrow. He said, I will come tomorrow. He said that he would come the next day. He would come the next day. ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा. ये इसके सारे एग्जाम के क्वेश्चंस भी मैंने आपको क्लास में करवाए थे. ये आपको ध्यान से देखना है. हियर बनेगा देयर, टुडे बनेगा दैट डे, येस्टरडे बनेगा द डे बिफोर, टुमारो बनेगा द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक बनेगा द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट मंथ बनेगा द फॉलोइंग मंथ, नाउ बनेगा देन, अगो बनेगा बिफोर, दस बनेगा सो. इस तरीके से लास्ट नाइट बनेगा द नाइट बिफोर. ही सेड, he said, he said, चलिए मैंने तो दैट आगे लिख ही दिया, उसमें भी हो जाएगा. he said, I like this cup. he said, I like this cup. he said that he liked that cup. He said that he liked that cup. ये उतना
उसके बाद मॉडल्स, ये बहुत आसान है। कैन बनेगा कुड, मे बनेगा माइट, मस्ट बनेगा हैड टू। दैट इज ही सेड आई कैन ड्राइव अ कार, मैंने आपको पहले कहा इसको कुड एक पास्ट में ले जाना है। ही सेड ही कुड ड्राइव अ कार। देखिए मुझे पता है कि ये बहुत थोड़ी टिपिकल चीज़ें हैं जिन बच्चों को अगर पहले से नहीं आता है, तो मैं प्लीज़ यही बोलूँगी कि आप पहले क्लास देखिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए। क्योंकि अगर जिस स्पीड से हम अभी चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको अगर ये नहीं आता होगा तो आपको ढेले भर का समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। अगर आपने क्लास प्रॉपर नहीं देखी है या आपको याद नहीं है कि ये क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा समय लगाया है इसी चैप्टर के ऊपर, एक एक रूल्स देख देख के। तो अगर अभी भी अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सी द क्लास फर्स्ट, देन कम टू रिवाइज। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस जिसमें कोई रिक्वेस्ट है, कोई ऑर्डर है, कोई कमांड है, कोई एडवाइस है, कोई सजेशन है। बेटा इसका बैकअप या क्या, ये जो भी आपको ये बात करनी है, प्लीज़ टॉक टू द मैनेजमेंट। आई एम नॉट द कंसर्न्ड पर्सन फॉर दिस। अगर आपको कोई क्लास का बैकअप चाहिए या कुछ भी है तो इट्स बेटर यू टॉक टू द मैनेजमेंट। दे विल लेट यू नो कि इसका क्या प्रोसीजर है या जो भी चीज़ें हैं, दे विल लेट यू नो। ठीक है, यहाँ पर है द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे सेड की को कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर्ड में। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू फिनिश द वर्क एट वंस। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट प्लीज स्टडी प्रॉपरली, प्लीज स्टडी प्रॉपरली। तो प्लीज जहां भी है तो रिक्वेस्ट है, दैट इज द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू स्टडी प्रॉपरली। यहां पर अगर आपको ऐसा है कि अगर आपको ये अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो वी कैन डू वन थिंग। दिस इज़ वेरी गुड। अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल ड्राइव की भी क्लासेस हैं तो और अच्छी बात है, आपके पास ऑलरेडी बैकअप्स हैं, यू ऑलरेडी हैव ऑल द बैकअप। इफ यू फाइन, भैया उनको थोड़ा सा बोल दो प्लीज, थोड़ा कम चिल्लाएं वो लोग वहां से, उनको बोलो थोड़ा शोर कम मचाएं वहां से। अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर नंबर 2 के रूल्स आपको याद नहीं है, तो आप एक बार उसको याद कीजिए, उसके बाद ही हम लोग रिवाइज करेंगे, वरना कोई फायदा नहीं हो रहा है इसमें, वरना कोई फायदा नहीं हो रहा है इसमें। अगर ऐसा आपको लग रहा है, मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे बीच में छोड़ देती हूँ, इसको हम स्टार्टिंग से सेकेंड क्लास में रिवाइज कर लेंगे, इसको हम स्टार्टिंग से सेकेंड क्लास में रिवाइज कर लेंगे। लेकिन जब तक आप इसके रूल्स को याद कर लीजिए या रूल्स आपको पता हो, वरना ऐसे कोई फायदा नहीं हो रहा है इसका, ऐसा कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है इसका। इसका 2 क्वेश्चन 100% आएगा, 100%। चलिए, एक कुमकुम कह रहे हैं सब आ रहा है समझ में, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? आई एम सीइंग सम न्यू नेम्स एक्चुअली, तो आई डोंट नो व्हाट यू हैव स्टडीड टिल नाउ, लेकिन कुछ पुराने जो नाम हैं उनको मैं रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ। व्हाट अबाउट अदर्स?
यश, रक्षित, शाहनवाज, श्रुति, साक्षी, बताइए क्या है? कृष्णा, उपासना, तुषार, वेरी गुड। ओके अनस, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग। कोई नहीं, इट्स ओके। लेट्स, देखिए सबसे पहले आप नहीं बताएंगे मुझे व्हाट आई हैव टू डू, और आई विल डिसाइड। आप नहीं बताएंगे मुझे कि व्हाट आई हैव टू डू। So I'm leaving chapter number 2 here. I'm leaving chapter number 2 here. And let's talk about comprehension passage. Let's talk about comprehension passage. Chapter number 2 that will deal afterwards. एक बार आप लोग देख लीजिए, कई बच्चों को परेशानी आ रही है उसमें, क्योंकि अगर आप बिना रिवाइज किए आके सिर्फ बैठ रहे हैं तो आप अपना और मेरा दोनों का टाइम खराब कर रहे हैं। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इसमें कोई बात स्पेसिफिक टॉपिक की तो नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन आएगा इसमें से। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7A। क्वेश्चन नंबर 7A 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये कंपलसरी क्वेश्चन है और आपको अच्छे से पता है कि इसमें क्या करना है। आपके पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, गो एज पर योर स्टडी मटेरियल। जैसा आपका स्टडी मटेरियल कहता है कि पहले पूरा एक बार पैसेज रीड करो और आपको जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसमें अंडरलाइन कर लो। उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ो और उसके बाद दोबारा जाके पैसेज को थॉरोली पढ़ो। ऐसा कहता है आपका इंस्टीट्यूट। उसके हिसाब से पहले एक बार पैसेज पढ़ो, अंडरलाइन करो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद दोबारा से जाके उस पैसेज को में क्वेश्चंस ढूंढो। लेकिन ऐसा करने से कभी कभी थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है कि हम एक बार पहले क्वेश्चंस रीड कर लें कि ये क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है। और तब अगर जब हम पैसेज रीड करते हैं तो हमें वो साफ साफ वो शब्द दिखाई देते हैं कि अच्छा ये वाली बातें यहाँ पर पूछी गई हैं, तो हो सकता है मेरा एक बार का पैसेज पढ़ने का टाइम कम हो जाए। फिर भी
इट्स अप टू यू कि आपको कैसे करना है, लेकिन पैसेज ये लिखना है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कंपल्सरी, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कंपल्सरी, क्वेश्चन आएगा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, जिसमें एमसीक्यू भी आ सकता है, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। लेकिन आपके स्टडी मॉड्यूल में बार बार एमसीक्यूज ही पूछे गए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक हमारे एग्जाम में अभी तक नहीं आया है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, हो सकता है वो एमसीक्यू पूछें, हो सकता है वो जिस तरीके से अभी तक पूछ रहे हैं वो पूछें। और वैसे भी आपका अटेम्प्ट तो वैसे स्पेशल अटेम्प्ट है, you guys are going to give the special attempt in the history of ICI। ठीक है, तो हो सकता है आपके में इन्होंने कुछ चेंजेस किए हों कि अभी तक नहीं पूछा है, अभी तक नहीं पूछा इन्होंने हमसे, अब पूछ लेते हैं, हो सकता है पूछ लें। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि सारा का सारा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, सारा का सारा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, कम समय लगा के करना है, और समरी हमेशा 25 से 30% से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। यस जयंत, एग्जैक्टली यही जो आपने 12th में किया था कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बिल्कुल वैसे ही करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, टाइटल हमेशा देना है, टाइटल हमेशा देना है। समरी अगर बनाने के लिए कहती है तो 25 से 30% की समरी बनानी है। ये हमने देखा था कि अगर 12 लाइन का पैसेज है, 15 लाइन का पैसेज है, तो मेक श्योर कि 5 लाइन में आपका आ जाए। ठीक है, उससे ज़्यादा आप ना लिखें, अपने वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिपीटेड बातों को इग्नोर कीजिए, रिपीटेड बातों को इग्नोर कीजिए, तब आपसे आपका ही काम बन जाएगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में कोई स्पेसिफिक, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो है नहीं जो स्पेसिफिक बताना पड़े। इसमें तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज है जिसको आपको पढ़ना है, और जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे उसका जवाब देना है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा टाइटल गलत कैसे होगा? आप सबसे पहले ये चीज़ तो देखो कि आप किसके बारे में लिख रहे हो। अगर आप जिसके बारे में लिख रहे हो उसी का ही टाइटल देते हो तो क्यों गलत होगा? किस तरीके की गलती हो जाती है ज़रा बताएंगे तो हम देखते हैं कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अनदर कंपल्सरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी, 5 मार्क्स। कंपल्सरी है ये भी। आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंशन का और एक नोट मेकिंग का क्वेश्चन आता ही आता है, यह आपने ध्यान देना है इसके ऊपर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, this is the most important thing, the format of note making। अभी तक नॉन लीनियर नोट मेकिंग पूछा नहीं है, हमेशा लीनियर नोट मेकिंग ही वो पूछते हैं, लाइन बाय लाइन लिखने वाली, हमेशा अभी तक यही पूछा गया है। तो सबसे पहला हेडिंग, फिर आपको पता है कि इसमें होती है एक हेडिंग, एक सब हेडिंग, एक सब हेडिंग। यस जयंत, एब्रीविएशंस भी कंपलसरी होते हैं। यस, एब्रीविएशंस भी कंपलसरी होते हैं, और मैंने आपको एब्रीविएशन और एक्रोनिम्स में अंतर बता दिया है। जब भी आप शॉर्ट में किसी चीज़ को लिखते हैं वो एब्रीविएशन होता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ICAI, वो एक्रोनिम्स होते हैं। दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया,
को अगर आप ICAI लिख रहे हैं दैट इज एक्रोनिम्स, और अगर आप ACC डॉट लिख रहे हैं अकाउंट्स को दैट इज एब्रीविएशंस। ये इसका फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रखना है। ये कंपलसरी क्वेश्चंस आएंगे 2, ये कंपलसरी क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करने ही हैं, और इसमें फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने मैं आपको बता दूं कि इस वाले अटेम्प्ट की RTP भी रिलीज़ हो गई है। MTP तो इस बार हुई नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट हमेशा बैठा के पेपर लेता है मॉक टेस्ट पेपर्स में, जो कि इस बार हुए नहीं है। तो MTPs इस बार की रिलीज़ नहीं हुई हैं, लेकिन RTPs इस बार की रिलीज़ हो गई हैं, दैट इज़ रिवीजन टेस्ट पेपर्स। प्लीज़ गो थ्रू देम। आप पिछले अटेम्प्ट्स के, इस अटेम्प्ट्स के, उनमें RTPs MTPs के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए कॉम्प्रिहेंशन और नोट मेकिंग के, तो उससे आपको समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है, इंस्टीट्यूट आपसे किन बातों की एक्सपेक्टेशन रख रहा है, इंस्टीट्यूट कैसे लेवल के क्वेश्चंस आपको देना चाहता है। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के माइंड में हैं जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आपने एकदम ये तो रट लेना, इसका फॉर्मेट एकदम कुछ खास है नहीं ज़्यादा। ओके 14 से रिलीज़ हो रही है MTP, वेरी गुड। अभी तक वही मैंने कहा अभी नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी 14 को। तो आप MTP और RTP दोनों अटेम्प्ट्स की, इस अटेम्प्ट की मई 2020 जो कि पेपर हुआ नहीं उसकी, और एक अटेम्प्ट पहले की दैट इज़ नवंबर 19, आपने ये 3 RTP MTP सॉल्व करनी है। अभी वाली दैट इज़ नवंबर 20, मई 20 एंड नवंबर 19, बिकॉज आपने अभी तक इसमें से एक भी पेपर दिया नहीं है, और 20 वाला तो पेपर हुआ ही नहीं था मई वाला, इसलिए वो तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देखिए उसमें कंपेयर करके कि क्या जैसा एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट की है वो हम मीट कर भी पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये, और फिर समरी भी हमेशा मैंने आपसे कहा है कि 25 से 30% की होनी चाहिए, उससे ऊपर की समरी नहीं लिखेंगे, वो चाहे कॉम्प्रिहेंशन में हो या फिर नोट मेकिंग में, हमेशा 25 से 30% की ही समरी आपको लिखनी है। ठीक है, क्या करना है, टाइटल, सब हेडिंग 1 उसके नीचे की बातें, सब हेडिंग 2 उसके नीचे की बातें, की में अगर आपने कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं तो उसको एब्रीविएशन आपको वहाँ पे बताना होगा कि मैंने ABC क्या चीज़ के लिए यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ट्राई टू कवर द मैक्सिमम पॉइंट्स। जो भी बातें यहाँ पर लिखी हैं उन्हीं को देखिए, अपने आप से कोई अजम्पशन मत लगाइए। नोट मेकिंग में हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जो बात ऑथर कह रहा है उसी के एसेंस में मुझे वो बात लिखनी है, उसका इंटेंशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले मैंने सोचा था कि मैं लगातार 2 दिन करके BCR का रिवीजन ख़त्म करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि आप एक दिन लेके बेटा जितने चैप्टर्स बचे हुए हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है सोनिया, आप कितनी भी हेडिंग दे, सब हेडिंग दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जिस हिसाब का पैराग्राफ आपको लिखा हुआ है उस हिसाब से आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक दिन का टाइम आप लीजिए, 2 दिन का, दैट इज आज और कल का टाइम लीजिए। ट्यूसडे को विल ट्राई, एक आध दिन आप जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं दैट इज आर्टिकल, प्रीसी, रिपोर्ट और रेज्यूमे है, लेटर है, सर्कुलर्स हैं, मेमोज हैं, नोटिसेस हैं, अगर इस तरीके से आप जो भी है एक बार आप उनको देखिए प्लीज़, यहाँ रिवाइज करने से पहले, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बात तो मैंने देखी हुई है, और तब आपको अच्छी लगेगी, वो समझ भी आएगी। अगर मैंने आपको लाइन से खाली क्योंकि अब बाकी वाले सारे चैप्टर्स में सिर्फ फॉर्मेटिंग है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट्स हैं, लेकिन अगर मैंने आपको केवल फॉर्मेट्स बता दिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको एक बार फॉर्मेट आता नहीं होगा।
तो एक दिन का समय लेके प्लीज़ फॉर्मेट्स देखिए एंड विल ट्राई टू डू इट आफ्टर डे और 2, ठीक है, जिसमें एक 2 फायदे होंगे कि आपका इन टॉपिक्स का डाउट्स भी निकल आएगा। तो अगर जो भी डाउट्स उसके होंगे वो हम देख लेंगे। और जैसा कि अगर जो बच्चे नए हैं और उन्होंने व्हाट्सएप का नंबर लिया है, तो दोस्त मेक श्योर कि आप कोई भी बे टाइम पे मैसेज नहीं करेंगे। आई एम नॉट गोना रिप्लाई यू आफ्टर 11 o'clock और 12 o'clock, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। रात को आप 12 बजे पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ रहे हैं आपके साथ। एज सून एज आई सी द मैसेज आई रिप्लाई, बट ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि आप रात को 12 बजे मैसेज करें एंड यू एक्सपेक्ट द रिप्लाई विद इन 5 minutes। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आप कैजुअल टाइम्स में मैसेज कीजिए, विल ट्राई टू सॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। सो विल रेस्ट टुडे हियर, आज यहीं तक रखते हैं। और कोई भी बात है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। और प्लीज़ थोड़ा सा जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, जिससे जब हम साथ में रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट निकलेगा बेटा, प्लीज़, ठीक है। और अगर कोई पहले वाले कोई टॉपिक्स भी रह बच गए होंगे, या अगर आपको लगता है कि उसको फिर से देखना है तो हम फिर से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ टिल देन एग्जाम्स बहुत पास हैं, प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। पढ़ाई पे बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। आई नो कि वैसे ही थोड़ा सा इशू आ गया है, पेपर पोस्टपोनमेंट की वजह से थोड़ा मन खराब हो गया है, लेकिन इसको थोड़ा अपॉर्चुनिटी के जैसे देखिए कि यू विल गेट 10 more days टू रिवाइज योर सिलेबस। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप सिर्फ अच्छे नंबर्स के लिए पढ़ रहे थे तो अब आप रैंक के लिए जा सकते हैं। यू हैव 10 more days, इट इज़ वेरी मच, बहुत होता है 10 दिन, ठीक है। प्लीज़ यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। whenever you need any sort of help academically or through anything, we are here। जिस भी चीज़ के लिए हम आपके काम आ सकेंगे हम ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए देन विल मीट आफ्टर 1 or 2 days, जब तक आप उसको कर लीजिए। प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। ओके, गुड बाय।